दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देने वाला हूँ, मतलब इसमें से आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकलेंगे, जब आप साइट पे जाओगे वो भी काम आने वाला है। तो ये फुल ऑन इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेशर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी, और जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए तो है ही है, क्योंकि आप टेक्निकल पर्सन नहीं हो, नॉन टेक्निकल पर्सन हो, लेकिन आप वीडियो को देख के सीख सकते हो कि हाउस कंस्ट्रक्शन के टाइम क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है। वो कंप्लीट फुल पैकेज वीडियो है, 15 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सिखा के जाने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ कहाँ पे मिलेगा? सिविल साइट विजिट पे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते जाओ। देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको, स्टील के बारे में इसमें बताने वाला हूँ। जो बेसिक रूल होते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल में वो काम आएंगे। फिर हम सीखेंगे इसमें कि अगर बाई चांस आपका जो स्लम टेस्ट होता है वो फेल हो जाए तो आप क्या करोगे। फिर जो क्रैंक बार होता है वो प्रैक्टिकली आपको इंटरव्यू पूछेगा क्रैंक बार के बारे में, तो आप उसको आंसर दे सकते हो, वो सीखेंगे। तो अभी मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखो सबसे पहले एक बेसिक समझना, इसका मैं थोड़ा 2 वे का भी क्लियर कर देता हूं। इसी के बीच जो हमारा, अगर मैं इसको पकड़ के चलूं, ये 2 मीटर है हमारा, ये स्पान है हमारा 6 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब भी मेन बार जो डलेगा आपका वो छोटी साइड में डलेगा। ये आ गया मेन बार, पहले मेन बार डलता है, ये साइड पे कंफ्यूजन होगी जाके आपको, क्योंकि जब भी आप स्टील बार बंधवाओगे साइड पे तो सबसे पहले आपका छोटा बार डलेगा, उसके ऊपर आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार। और डिस्ट्रीब्यूशन का बार ऐसे तो बहुत महत्व है, लेकिन आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछे कोई, तो मेन आपको आंसर क्या देना है, बोलना कि जो मतलब एक जो मेन बार है उसको पोजीशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। इसी में अगर मैं 2 वे का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर करूं, तो उसमें क्या है, 2 वे स्लैब क्या हो गया। तो 2 में क्या होता है, 2 वे स्लैब में दोनों आपको मेन बार होते हैं, मतलब जो ऐसे तो डालना हमको सेम ही है। अगर मैं इसी को पकड़ूं, ये आ गया हमारा मेन बार, ये मेन बार, और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी उसमें मेन बार ही कहलाता है, क्योंकि वो भी लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। दोनों मेन बार हो गए। और इसमें क्या होता है, लॉन्गर स्पान, ये आपको सबको पता होगा, आपने क्लासेस में इसका डिजाइन भी किया होगा, और ऐसे भी ये सब वीडियोस में आपको दिखाया जाता है, लॉन्गर स्पान अपान छोटर स्पान, वो हमारा होना चाहिए <2। अगर हम बात करें 6/2, तो ये हो गया हमारा 3। तो ये क्या हो रहा है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब नहीं बन रहा है। तो वैसे ही होता है आपका, मतलब 2 वे स्लैब में और क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, चारों तरफ लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब चारों तरफ बीम देखने को मिलेंगे। आपने काफी पिक्स भी देखी होंगी इस चीज की, चारों तरफ हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये हो गया बेसिक नॉलेज किसका, हमारा 1 वे 2 वे स्लैब का। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं हम, L फॉर कॉलम मिनिमम रॉड। अगर देखो आपने कॉलम देखा होगा, ऐसे घर पे भी कंस्ट्रक्शन जब करवाते हैं तो जो आपका कॉलम का सरिया होता है वर्टिकल, उसके नीचे ऐसे किया होता है, L बनाया होता है। ऐसे तो इसको लेना चाहिए एज ए डेवलपमेंट लेंथ ही होती है, एंकरेज लेंथ बोल लो, तो इसको हम LD लेके चलते हैं। लेकिन वो अगर डिजाइन करोगे अच्छे से वैसे, लेकिन आपको मिनिमम ये चीज जो रखनी है वो कितनी रखनी है, 300 mm। और अगर ऐसे LD के हिसाब से प्रोवाइड करनी है तो कैसे करनी है, 50D देखना, ठीक है। 50 इंटू जो भी डाया होगा, अगर 16 है तो शायद अभी मल्टीप्लाई कर लेना आप, 800 mm कुछ आता है, 850 या 800 mm आता है। तो 800 कहां से होगा, जहां तक आपकी फुटिंग होगी, मतलब अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से, ये फुटिंग आ गई मेरी, ये सरिया आ गया, यहां से लेके यहां एंड तक हमें कितना करना होता है, 800 mm। 800 mm क्या है, 50D, जो भी सरिया होगा जिस हिसाब से 20 का होगा तो 1000, हमें 1000 करना होता है, मतलब 50D के हिसाब से हमें इसको पूरा करना होता है। बाकी मिनिमम कितना आपको रखना है, ये वाला L 300 mm। आगे बढ़ते हैं, तो सामने एंकरेज ऑफ बीम बार इन एक्सटर्नल जॉइंट्स। देखो जो जॉइंट होता है, देखो सामने आप देख रहे हो, आपको मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ इसको, आपको थोड़ा और समझ आएगा, थोड़ा क्लियर कम हो गया। देखो ये सामने जो आप देख रहे हो, ये एक कॉलम है खड़ा, उस साइड पे बीम है, और जो डेवलपमेंट लेंथ होती है, एंकरेज लेंथ होती है, एंकरेज से मतलब आपको पता चल रहा होगा, पकड़ के रखना, एंकरेज करके रखना, वो हमेशा आपको लेनी होती है LD + 10dB। और LD क्या हुआ, LD हो गया हमारा डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन, और DB क्या हो गया, बार डायमीटर।
और अगर हम ऐसे देखें जो पुरानी वीडियोस में मैंने बताया आपको 40D 50D, वो ये चीज़ है LD डेवलपमेंट लेंथ। और ये कहाँ से आती है, ये IS कोड मतलब देखो ये होता है डिज़ाइन पे, जो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करेगा कि कितनी एंकरेज कितनी डेवलपमेंट लेंथ चाहिए उसको, उस बेसिस पे होती है। लेकिन नॉर्मली स्टैंडर्ड हम कितनी 50D लेते हैं। अगर नीचे देखें हम इसको, और अच्छे से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, लेकिन जब मैं इसकी BVS स्टार्ट करूँगा किसी बीम की तो ये चीज़ आपको काम आएगी। लेकिन अभी के लिए आप इसको नोट करके रखो, LD + DB ये लिख के रखो, कहीं पे नोट्स बनाते जाओ BVS के, क्योंकि ये आपको साइड पे काम आएंगे। अगर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल आता है तो आप कहीं से कहीं पहुँचोगे। तो आगे आ गया, ये भी नोट करके रखना, टिपिकल डिटेल ऑफ टाई हुक 10 dB, थोड़ा क्लियर कम हो गया, 10 dB 10D हो गया हमारा 10 इंटू डाया बार। जिस डाया का हम स्टीरअप यूज़ कर रहे हैं, जिस डाया की टाई हम यूज़ कर रहे हैं, उसका बार 10 इंटू 8 होगा, तो 80 mm आपकी ये लेंथ होनी चाहिए। सामने हुक नहीं दिख रही, दो निकले हुए हैं, ये सामने आप देख रहे हो, तो ये है हुक। और इसकी इसमें लेंथ रखी होती है कि 10 dB, मतलब अगर 8 mm का बार होगा तो 80 mm से छोटा कभी नहीं होना चाहिए। अगर 10 की तो 100 mm से छोटा कभी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो कॉलम की डिटेल कुछ इस तरह दी रहती है ड्राइंग्स पे। आगे हम बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में आपको, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जी। ये सर्कल रिंग है, ये L शेप रिंग है, इन सब की मैं डिटेलिंग आपको करने वाला हूँ। अभी मैं आज बताता हूँ आपको। अगर हम ड्राइंग पढ़े, देखो एक क्या होता है, कोई भी ड्राइंग आएगी ना, उसमें एक टिपिकल सेक्शन दी रहती है, टिपिकल सेक्शन ऑफ कॉलम टाइज। मतलब उन्होंने बताया कि आपको जो स्टीरअप प्रोवाइड करना है, जो टाइज प्रोवाइड करनी है, वो इस ड्राइंग के हिसाब से आपको प्रोवाइड करनी है। सामने देख रहे हो, उसने कहा है NGL दिख रहा है आपको, ये रहा NGL से ऊपर H/6 कितना हो गया, टोटल हाइट जितनी होगी, अगर बाई चांस 3 मीटर है, 3/6 तक आपको कितना करना है, 10 mm का डाया बार, 4 इंच की स्पेसिंग, मतलब 100 mm के सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको रखनी है। फिर जब H/6 हो जाएगा, मतलब अगर 3 है, 3/6 करते हैं, हमारा आ जाता है 1100-1200, तो 1200 तक आपको कितना 100 mm से स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। उसके ऊपर आपको चले जाना है 6 इंच, मतलब आपका हो गया 150 mm पे प्रोवाइड करनी है। फिर ऊपर से H/6 जितना भी आता है 1200-1300, उतने तक आपको फिर से क्या करना है, 4 इंच, मतलब 100 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। ऐसे हम इस ड्राइंग को पढ़ते हैं। ये टिपिकल सेक्शन रहेगी, जितने भी कॉलम आएंगे आपकी बिल्डिंग में, आपके जो भी जिस चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसके लिए टिपिकल रहेगा, आपको सब में ऐसा प्रोवाइड करना होता है। एक कैंटिलीवर बीम है, उसको हमें एंकरेज देनी है। लगाओ, ये हमारा एक बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम आ गया, ये कॉलम आ गया हमारा। जो इसकी एंकरेज होगी, ये वार की ऐसे बाहर जाता है मोस्टली हमारा, उसमें कैंटिलीवर बीम में, ठीक है। तो ये जो यहां से लेके यहां तक जो एंकरेज आपको देनी है, वो कितनी देनी है आपको, 69D, मतलब यहां से यहां लेंथ कितनी होनी, 69D। अगर हम 10 mm का बार यूज कर रहे हैं, कैंटिलीवर में तो ऐसे 10 mm का करते नहीं है, तो 690 mm आपको करनी है। मतलब यहां से लेके यहां तक कितना होना चाहिए, 690 mm बार होना चाहिए। ये हो गया, अगर बाय चांस इधर से इधर तक हो गया 300 mm, फिर हमारा आगे कितना होना चाहिए, 390 mm, यहां से यहां तक। मतलब ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी कैंटिलीवर बीम हो। ये मोस्टली आपको ध्यान देना है कि आपकी जो डेवलपमेंट लेंथ हो, जहां ऊपर के सरिये की बात करें, ऊपर वाला जो आएगा हमारा, तो उसकी यहां से यहां होगी अगर 200, तो इधर से इधर कितनी होनी चाहिए, 490 mm। तो ये बेसिक डिटेल है। 69D के हिसाब से हमें एंकरेज लेंथ उसको प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर ऑफ स्टीरअप्स। अगर कोई बीम है आपका, एक ये बीम आ गया, ठीक है, ये स्टीरअप आ गया, स्टीरअप की स्पेसिंग है 150 mm। तो बताइए इसमें कितने स्टीरअप लगेंगे, तो कैसे निकालने हैं। ये अगर हमारा 4 मीटर का है, 4000 4 मीटर का है, mm में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 150 इन A + 1, ठीक है। इसको डिवाइड करके जो आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगी अगर आपकी, तो उसमें हमें हमेशा एक ऐड करना है, क्योंकि जब भी हम स्टीरअप डालेंगे उसमें बीम में, तो एक स्टीरअप ऐड हमेशा करना ही करना है आपको, क्योंकि नहीं तो प्रैक्टिकली वो साइड पे जाके कम पड़ जाएगा।
जो क्रैंक्स बार होते हैं, मतलब आपने स्लैब देखी होगी, ये स्लैब है, ठीक है। तो यहां से उठी होती है, यहां ऐसे गई होती है, फिर यहां से उठी होती है, यहां से गई होती है, यहां से उठी होती है, यहां से, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर इसके नीचे से सरिया और इस बॉटम में सरिया। तो ये क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है, जो पहले इधर मैं समझा लेता हूं। यहां लोड पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो यहां से सैगिंग हो रही है और यहां हॉगिंग होगी, मतलब यहां से लोड पड़ेगा, यहां डाउन जाएगा, यहां से उठेगा, ठीक है। तो ये सैगिंग होती है, ये हॉगिंग होती है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहां होगा हमारा, यहां पे, ठीक है। और शेयर फोर्स कहां मैक्सिमम होगी, यहां पे। और यहां पे क्रिएट होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। इसको छोड़ दो, ये बेसिक, मतलब ये बहुत डीप में चलेगा। नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट मतलब आपको क्या कहना है, हम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, क्रैंक बार हम प्रोवाइड करते हैं यहां पे। इसको रिस्ट शेयर फोर्स, अगर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट बोल दोगे बहुत अच्छा है, वो बोलेगा काफी पता है। और मतलब एक तो फेलियर से बचने के लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं। नहीं प्रोवाइड करोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि बार आपने प्रोवाइड किया हो। एक्स्ट्रा बार कर दोगे तो आपका मतलब सेफ भी हो जाएगा और एक बाउंड स्ट्रेंथ भी बनेगी स्ट्रक्चर को। तो किसको रेजिस्ट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, शेयर फोर्स को, ये याद रखना, क्रैंक बार। नेक्स्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस को भी पूछा जाता है ये। व्हाट इफ स्लम्प टेस्ट ऑफ कंक्रीट फेल विदाउट रिजेक्टेड कंक्रीट, मतलब आपका अगर स्लम्प टेस्ट फेल हो गया, ठीक है, तो उसको कंक्रीट को आपको रिजेक्ट नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो अभी, मतलब वो कंक्रीट आपको यूज भी करना है और उसको रिजेक्ट भी नहीं करना है, तो क्या करोगे? दो सिचुएशन आती हैं स्लम्प में। आप सबको पहले पता है कि स्लम्प होता क्या है, मतलब स्लम्प टेस्ट क्या है, मतलब कंक्रीट की वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक मतलब शेप का कंटेनर टाइप होता है, इसमें कंक्रीट डालते हैं 3 लेयर में और उसको अच्छे से टाइट कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, इसको उठा देते हैं। अगर वो कंक्रीट फैल गया, मतलब उसमें भी 3 कंडीशन आती हैं। ट्रू स्लम्प होता है, कोलैप्स स्लम्प और शेयर स्लम्प। इसमें मैं वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा अच्छे से आपको 3 अलग से, लेकिन ये चीज ध्यान रख लो, ये टेस्ट होता है वर्केबिलिटी, मतलब जो कंक्रीट है काम करने लायक है नहीं है, वो चेक करते हैं उससे। तो अगर आया, मतलब उसमें वैल्यूज होती हैं, एक रॉड होती है उसमें वैल्यूज दी होती हैं 10, 20, 30, 40। वो मैं जहाँ डिस्क्रिप्शन में उसमें पहले लिंक डाला हुआ है कि कैसे कितनी वैल्यू आनी चाहिए किस काम के लिए। तो इधर क्वेश्चन है हमारा कि अगर फेल हो गया वो टेस्ट, वो वैल्यू नहीं आई जो हमें चाहिए, अगर हमें चाहिए थी 80 आई 100, तो क्या करोगे? मतलब 2 चीजें बनती है इसमें। इफ स्लम्प कम मोर देन मैक्सिमम, मतलब हमें स्लम्प चाहिए था 80 और मिल रहा है हमें 120, तो अब क्या करोगे? मतलब आपको कंक्रीट रिजेक्ट नहीं करना है, ट्रांसमिक्सर है जो उसको वापस नहीं करना है, तो क्या करोगे? क्या करना है, जो टीएम होगा या जिसमें आप मिक्सिंग कर रहे हो उसमें क्या करो, 8 से 10 मिनट तक उसको मिक्स होने दो। उसमें क्या होगा, थोड़ी उसकी कंसिस्टेंसी, मतलब उसका वर्केबल अच्छा होगा, मतलब कोइजन मटेरियल बन जाएगा, एक दूसरे से जुड़ जाएगा अच्छे से, पानी कम हो जाएगा, तो वो उसका जब स्लम्प लोगे दोबारा से आपको 80 तक मिल जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। क्या करना है, 8 से 10 मिनट तक उसको मिक्स करते रहना है। नेक्स्ट क्या है, इफ स्लम्प कम लेस पुट सम, अच्छा मतलब अगर स्लम्प चाहिए आपको 120, आ रहा है आपको 100, आपका आ रहा है 80, मतलब टाइट है, कोई मटेरियल पूरा एकदम से पानी कम है उसमें वाटर रेशो, तो उसमें क्या करना है, सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं वो यूज कर लेने हैं। वो कौन से होते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, क्या है वो, मतलब सिक्का के भी आते हैं, काफी कंपनियां, उसका क्या है, सिक्का पॉली कार्बो एक्सलेट, मतलब ये आपको यूज कर लेना है। कितना, 1 से 5% बाय वेट ऑफ सीमेंट। जितना सीमेंट होगा ना, मतलब उसमें अगर 7 बोरी डल रही है, अगर M30 का मटेरियल है, 7 बोरी डल रही है, तो उसका 1% से 0.5% ले लेना है। मतलब कितना, अगर आपका ज्यादा टाइट है मटेरियल तो 0.2% या 0.3% ले लोगे, आपका वो वर्केबल हो जाएगा। उसका बाद में स्लम्प लोगे, अच्छा से स्लम्प आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 3-4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।